अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा हैदर अली आतिश। सबसे पहले मैं आपको इनका तारुफ बता देती हूँ। मैं ये कंप्लीट आपको वही पढ़ के नहीं बताऊँगी, सिर्फ हेडिंग्स को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। तारुफ सबसे पहले हम इनका लिख देंगे। ख्वाजा असल नाम ख्वाजा हैदर अली था, आतिश तखल्लुस था। 1764 में फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। आपके आबा अजदाद अरब से बगदाद और फिर हिंदुस्तान आए। आपने तेज़नी में महारत हासिल की। आपको तहसील इल्म का बेहद शौक़ था। नवाब गाज़िउद्दीन हैदर के ज़माने में आतिश फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए और तदब में आखिर यही सकूनत पजीर रहे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आतिश के बारे में लिखते हैं, मुसफ़ी के शागिर्द थे और हक़ ये है कि इनकी आतिश बयानी ने उस्ताद के नाम को रोशन किया। आपकी शायरी में लखनवियत और दहलवियत दोनों का रचाव मौजूद है। तवक्कुल, गना, कलंदरी और दरवेशी आपके मिजाज का हिस्सा थी। 1864 में आपने इस दुनिया फ़ानी से कूच किया। ये था हैदर अली आतिश का तारुफ। अब जैसे मैंने आपको पहले वलीद हक़नी के टॉपिक्स में और बाकी में करवाया है, उसी तरह ये है आतिश की। ये 4 क्वेश्चन हैं। इनका मैं एक ही मटेरियल आपको बताऊंगी और आप उन मटेरियल को अरेंज करके इस 4 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आतिश और नासिक के दौर में उर्दू शायरी में मशक़ आकारी का नमूना बन गई, वजाहत कीजिए। आतिश और नासिक का दौर लसानी हवाले से खसूसी मुताले का मुस्तहिक है, आपकी क्या राय है? आतिश का दिल्ली और या लखनऊ में से किस नुमाइंदे का शायर करार दिया जा सकता है? मुदल्लिल बहस कीजिए। दहलियत और लखनियत का मफहूम लिखिए। आतिश किस दबिस्तान के शायर हैं? दलाइल के साथ नोट तहरीर कीजिए। तो ये मैं आपको पूरी बुक का व्यू दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे दहलियत क्या है, यानी दिल्ली की शायरी पर शिकस्त व पसपाई, कनूतियत और यासियत और दर्द सोच की फ़िज़ा गालिब है। दहलियत लज्जत परस्ती, हिर्स व हवस और अरियानी की बजाय रूहानियत और पाकीज़गी का दर्स देती है। एक आपकी ये हेडिंग बन सकती है। दूसरी है लखनवियत क्या है, कि जब हमने सबसे पहले ये जैसे ये क्वेश्चन है दहलियत और लखनियत का मफहूम, तो सबसे पहले हम दहलियत और लखनवियत को एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों चीज़ें क्या हैं। जिन शायरों का ताल्लुक लखनऊ से था, इनके यहाँ दाखिलियत की बजाय खारजियत यानी ऐशो इशरत, रंगीनी, जिनसियत के अनासिर पाए जाते थे। शायरी के इस रवैये और अंदाज़े बयां के लिए लखनवियत की इस्लाह वजूद में आई। अभी दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इन दोनों में फ़र्क बयान करेंगे कि दहलियत और लखनियत में फ़र्क क्या है। उर्दू शायरी के 2 दबिस्तान थे, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। दोनों का अंदाज़ शायरी, ज़ुबान, मज़ामीन, मौज़ू और उसलूब जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। और जो दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं, उन्होंने दिल्ली में जन्म लिया। इन शायरों ने दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली तहज़ीब, सक़ाफ़त और इशारे की ख़ास रवायत को मद्देनज़र रखा। इसी तरह दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों ने लखनवी पर तकल्लुफ़ अंदाज़, बयान और रंगीन लबो लहजे में अपनी शायरी के महल तामीर किए। हमारे नकादों ने इन दोनों दबिस्तानों के माबैन इम्तियाज़ की लकीर कुछ यूँ खींची है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आबे हयात में रकम दराज हैं। लखनऊ को देखकर समझा कि दिल पसंद ईजादों और रंगीन बातों का ईजाद होना किसी शहर की ईंट और पत्थर की तासीर नहीं है, जहाँ शाइस्ता और रंगीन मिजाज लोग जमा होंगे और दिल पजीर बातों के सामान जमा होंगे, वहीं से फूल वो खिलने लगे। लखनऊ दारुल सल्तनत और इसके ज़मन में ज़ुबान भी दिल्ली की अतात से आज़ाद हो गई। उन्होंने ज़बान को तरक्की दी, मगर अक्सर इनमें ऐसे लोग हैं के जंगल साफ़ करने उठे थे, मगर इसमें दरिया का दहाना ला डाला, यानी सफाई ज़ुबान की बजाय लुगात की बौछार कर दी। ठीक है। इसी तरह ये आगे है, डॉक्टर सलीम अख्तर ने इन दोनों दबिस्तान में फ़र्क जो है वो कुछ इस तरह से महसूस किया है, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये देखें, इसमें जो है इन्होंने डॉक्टर सलीम अख्तर ने इन दोनों दबिस्तान में ये फ़र्क भी आया है, यानी बाज़ औक़ात सिर्फ दाखिलियत की इस्तिलाही दहलियत की वजाहत करने की कोशिश की जाती है और तसव्वुफ़ और ज़िंदगी के बारे में इखलाकी नुक्ता नज़र को इसकी अहम सिफ़ात बताया जाता है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो दहलवी के शोरा हैं, उनके यहाँ जो तनव्वुह है उसकी बिना पर दहलियत की इस्लाह कतई नाकामी और तशना साबित हुई है। क्या मीर, दर्द, सौदा और उनके बाद गालिब, शिफ्ता, ज़ौक़, मोमिन वगैरह की जुमला शायराना खसूसियत के इजहार के लिए मखसूस दहलियत की इस्लाह काफ़ी साबित हो सकती है। मेरी दानिश तो में तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस इस्लाह को लखनियत के बरअक्स मफहूम उजागर करने के लिए बरता जा सकता है, लेकिन दिल्ली की शायरी लखनियत के बरअक्स तो हरगिज़ करार नहीं दी जा सकती। ये ऐसा अहम और असासी नुक्ता है जिसकी तरफ बिलअमूम नाक़रीन तवज्जो नादी और दहलियत की इस्लाह को ज़ाहिर तौर पर छान फटक किए बगैर ही तस्लीम कर लिया।
इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी, इमाम बख्श नासिक दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदे थे। तो इनके जो है वो दो हैसियतें हैं, एक इस्लाह ज़ुबान के हवाले से और दूसरी है महारत तामा के हवाले से। शायद इसकी वजह ये थी कि इस दौर में अरबी और फ़ारसी अंग्रेज़ी तहज़ीब और एक नई ज़ुबान के उभरने से अपनी हैसियत खो रही थी। ऐसे में बाज़ लोग अपनी तहज़ीब से दूर होना पसंद नहीं करते, इसलिए अरबी फ़ारसी की रवायत का असर नो ज़िंदा हो जाना एक फ़ितरी अमल था। नासिक ने जो है इस ज़ुबान की इस्लाह का बेड़ा उठाया था। डॉक्टर अबुल लैथ सदीकी नासिक के बारे में ये लिखते हैं, इन्होंने कहा कि इनकी इस्लाह ज़ुबान के बाब में भी बाज़ हज़रात का ख्याल है कि उर्दू में कदीम पढ़ा करती अनासिर को शऊरी तौर पर खारिज करने की जो तहरीक नासिक ने शुरू की थी वो एक मनफी लसानी तहरीक है, जिसके नतीजे के तौर पर ऐसे दौर में जब बरसगीर पाक हिंद में मुसलमानों की सल्तनत और इनकी इक़्तिदार के कमज़ोर होने के साथ साथ अरबी और फ़ारसी की तालीम और तहसील और इनकी ज़ुबानों की सकाफ़ती अहमियत कम होती जा रही थी, अरबी फ़ारसी तरकीब को उर्दू में दाखिल करने की कोशिश की। इस तरह ये इंशा उल्लाह खान इंशा ने जो है अपनी किताब दरियाए ताफ़त में फ़साहत के असूलों पर रोशनी डालते हुए लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तनाफुर, एक गराबत और एक ताकीद ना हो। नासिक ने इन्हीं असूलों के तहत ज़ुबान की सफाई की तरफ ध्यान दिया। ये इसी तरह फ़ारसी तर्ज पर बंदिश पर जोर दिया गया, बुरी ज़ुबान से एहतराज़ किया और खूबसूरत शाइस्ता ज़ुबान की दाग बेल डाली। फिर आगे राम बाबू सक्सेना ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में ये सब कुछ बताया है। अगर मैं ये कंप्लीट रीड करके आपको बताऊँ तो काफ़ी टाइम और काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्लियर व्यू दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको रीड कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग है, आतिश किस दबिस्तानी शायरी की नुमाइंदगी करता है। जब हम आतिश की शायरी का मुताला करते हैं तो हमें इसमें पता चलता है कि लखनवी दबिस्तान के साथ साथ जो है इनकी दिल्ली दबिस्तान शायरी के अनासिर भी इनमें मौजूद हैं। मसलन जैसे इनमें संजीदगी, वक़ार, रूहानियत और तसव्वुर ये सब कुछ पाया जाता है। इसी तरह प्रोफेसर वक़ार अजीम जो है उन्होंने आतिश के बारे में कहा है कि आतिश के कलाम का खासा बड़ा हिस्सा लखनवी दबिस्तान शायर की इन खसूसियात के बारगिरा के नीचे दबा हुआ है जो इस शायरी के मिजाज और लवाज़िम में से है। इसी तरह ये पूरी जो है ये इन्होंने कहा था प्रोफेसर वक़ार अजीम आतिश ने। नीचे है डॉक्टर सईद अब्दुल्ला की राय। डॉक्टर सईद अब्दुल्ला ने कहा था कि लखनऊ की शायरी के नुमाइंदे ख़ास शेख इमाम नासिक हैं। एक लिहाज से ये मुझे तस्लीम भी करते हैं, मगर इस सूरत में हम लखनवी शायरी को एक ऐसी इस्लाह करार देते हैं जिसके मायने हो हद दर्जा मसनूई और खोखली शायरी। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि नासिक को लखनऊ का बेहतरीन नुमाइंदा करार दिया गया है। ये देखें, डॉक्टर सलीम अख्तर आतिश को दिल्ली दबिस्तान शायरी का नुमाइंदा करार देते हैं। देखो, डॉक्टर सलीम अख्तर ने इनको दिल्ली दबिस्तान का नुमाइंदा करार दिया है और जो है प्रोफेसर वक़ार अजीम ने कहा था कि इनकी शायरी में जो है वो दिल्ली और इसका लखनवी दोनों जो है वो अनासिर मौजूद। जब हम शायरी का मुताला करते हैं तो हमें ये होता है कि लखनवी और दिल्ली दोनों का मौजूद है, लेकिन जो ये है डॉक्टर अख्तर आतिश ने इनको दिल्ली दबिस्तान का कहा है। लखनऊ के इन्हतात पजीर मुआशरे ने उनके वक्त तक गदले पानी ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर ली थी, लेकिन आतिश इस ठीक है, ये जो हवाला है ये इसका है उर्दू अदब की मुख्तलिफ तरीन तारीख, ये उसमें से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। और ये है आतिश नासिक के बारे में जो आरा हमारे सामने आते हैं, इनसे वाज़ह होता है कि नासिक लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदे हैं। आतिश के कलाम में दहलियत और लखनवियत दोनों का रचाव मिलता है। आतिश ने गज़ल को आला और मयारी गज़ल बना दिया है, क्योंकि इनकी गज़ल में वक़ार और संजीदगी की बरकी रूह दौड़ती हुई मेल मालूम होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको काफ़ी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप पॉइंट नासिक है ज़ुबान के बारे में, नासिक का नज़रिया। ये देखें, नासिक का ख्याल था कि शायरी के लिए मखसूस ज़ुबान की ज़रूरत होती है, इसे अदबी ज़ुबान के नाम से मौसूम किया जाता है। नासिक ने बड़ी मेहनत और रियाजत के साथ उर्दू ज़ुबान के संवारे। उन्होंने उर्दू ज़ुबान को शाइस्ता और शिस्ता बनाया, सेहत तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा, ज़ुबान को मुख्तलिफ अयूब से पाक किया। नासिक का यही कमाल है कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान की साफ़ सुथराई को तरजीह दी। ये देखिए, ये जो है ये डॉक्टर सईद अब्दुल्ला ने कहा है। फिर उसके नीचे है डॉक्टर सलीम अख्तर नासिक के बारे में क्या राय देते हैं। उन्होंने ये सारे जो है उन्होंने एक लिखा कि आगा मीर ने एक कसीदे का इनाम 1.25 लाख रुपए दिया था, लेकिन आज इनकी अहमियत ज़ुबान में सफाई पैदा करने और मतरूकात की बाकायदगी मुहिम चलाने की वजह से है। उन्होंने ज़बान बयान के कवानीन की खुद पैरवी ना की, बल्कि अपने शागिर्दों से भी सख्ती से इनकी पाबंदी करवाई। और नीचे जो है ये पॉइंट है डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी रकम तराज हैं। नासिक आतिश इसके अलावा बहुत कुछ थे, वो विजदान और एहसास जमाल के मालिक थे। इनके ख्वास हमसा पूरे तौर पर बेदार थे, चूँकि इनका बेहतरीन कलाम सच्चे इंसान जज्बात और एहसास से मामूर है।
ये इसी तरह ये पूरा पॉइंट आप लिख देंगे। ये जहाँ इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक जो है आतिश का कलाम नासिक की निस्बत शायराना और तख्लीकी अनासर ज़्यादा रखता था, इसलिए जो है वो ज़ुबान का सिक्का ढालने में आतिश का कलाम सोने पर सुहागा की हैसियत रखता है। और आतिश जो है हुस्न के मुसव्विर हैं। मुसव्विर जब कोई नक्श बनाता है तो इसमें अपने ज़ौक़, तख़य्युल और एहसास के रंग शामिल करता है। इसी तरह आला अहमद सरवर आतिश की मुसव्वरी के बारे में कुछ यूँ ख्याल करते हैं। ये उन्होंने कहा था कि आतिश जो है वो मुसफ़ी के शायर थे और उन्होंने जो है उनके असर से आतिश के यहाँ हुस्न का एक ऐसा शौक़ और रंगीन एहसास मिलता है जो इनके अशार को, इनकी इश्किया शायरी को एक काबिल फ़ख्र सरमाया बना देता है। आतिश हुस्न की अक्कासी भी करते हैं, मगर दरअसल इनके यहाँ हुस्न की मुसव्वरी है। मुसव्विर जब तस्वीर खींचता है तो नक्श में नकाश का तख़य्युल और एहसास में एक नई ज़िंदगी भर देता है। तो ये जो कुछ अशार हैं जो आतिश की मुसव्वरी के बारे में है, और आतिश बरक़ा साज तो है ही, ये सब इनके अशार हैं। इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले चार दिखाए हैं उनका वो एक क्वेश्चन में आप आंसर लिख सकते हैं। बाकी जो है ये मेरे पास ये 9 क्वेश्चन हैं, इनका आप आंसर लिख सकते हैं इसी एक क्वेश्चन में। ये भी आतिश का ही है। इसमें आप जो है वो आतिश की फ़नी और फ़िक्री खूबियों के बारे में देखेंगे, उनकी खसूसियात हैं। उनके आतिश जो है वह कनूतियत पसंद है और आतिश की गज़ल में दिल्ली और लखनऊ का तर्ज इजहार का इम्तजाज मिलता है। और ये सारे जो पॉइंट्स क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ये इसी में एक आंसर में मैं आपको करवाऊँगी। जब आप आतिश पे लिखेंगे तो सबसे पहले जो है आप उनका ये वाला शेर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आतिश का जो है मशहूर शेर है। तो इसलिए इन्होंने भी देखें यहाँ पे लिखते हुए यही लिखा है कि आतिश पर लिखते हुए सबसे पहले इसका मशहूर शेर याद आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतिश जो है वो अल्फाज को नगीनों की मानिंद जोड़ते हैं और इनका जो शेर है एक ज़ेवर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और मौलाना हाली ने जो है उर्दू गज़ल की ख़राबियों और ख़ामियों पर खामा फरसाई करते हुए लखनऊ के शायरों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। उसके बाद ये सारा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद असूल तो ये है कि जिस शायर पर राय का इजहार करना हो उसकी शायरी का अमीक मुतालिया किया जाता है। देखिए उन्होंने कहा जिस पे हमने कोई राय कोई देनी हो, जैसे कोई तनकीद किसी पॉइंट पे हमने करनी होती है तो हम पहले उसका पूरा मुतालिया करके उसकी खूबियों और उसकी खामियों पे को मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद हम उस पर कोई तहकीक या तनकीद वगैरह कर सकते हैं। तो इससे उन्होंने कहा जिस शायर पर राय इजहार करना हो उसकी शायरी का अमीक मुतालिया किया जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ तनकीदों से अपनी तनकीद का चिराग जलाया जाता है। इसी तरह 2-4 पुख्ता किस्म की आरा कायम हो जाती हैं और फिर कितने मज़ीद राहें बंद हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मतलब मुफ्ती कोई तनकीद करता है तो उसी को जो है वो 2-4 लोग उसी तरह की टाइप की तनकीद कर देते हैं और उसी को जो है वो उन्होंने वो राय बना लेते हैं, उसी को एक पुख्ता किस्म का जो है ना वो एक नज़रिया तस्लीम कर लेते हैं। और उसके बाद जो मज़ीद उस पर तहकीक या जो तनकीद करते हैं वो रास्ते बंद हो जाते हैं। आतिश को हमेशा लखनवी दबिस्तान के हवाले से समझा और जांचा गया है। आतिश की गज़ल में ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जिससे लखनवी दबिस्तान से एक मुनफरिद मकाम लाती हैं। आतिश की गज़ल की खसूसियात और इसके फ़िक्री और फ़नी महासिन का जायज़ा ज़हन में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं मुसरत और इनबसात, यानी आतिश की जो ज़िंदगी है उनको आतिश के बारे में जो है ना इनका रवैया रुझानियत पसंद है। वो ज़िंदगी को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझते हैं और ज़िंदगी के रोशन पहलुओं का मुतालिया करते हैं। आतिश जो है वो ज़िंदगी से मायूस नहीं दिखाई देते, बल्कि उन्होंने वो जो ज़िंदगी के दुख और तकलीफ़ें हैं उनको खंदा पे जाने से बर्दाश्त करते हैं और उनकी जो तबीयत है वो दरबारदारी से हमेशा नफूर रही है। इनकी जो है वो मिजाज कलंदरी और दरवेशी है। तो ये जो कुछ अशार हैं जो आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं ज़िंदगी की क़ुव्वत और इंसानी अज़मत का एहसास। आतिश का जो कलाम है वो ज़िंदगी की क़ुव्वत से माला माल है। इनके कलाम में जो है बेबसी, मजबूरी, पस हिम्मती, नाउमीदी, मायूसी नहीं है, बल्कि इनकी कलाम में जो है वो हिम्मत, ताकत, हरारत और ये सब अनासिर पाए जाते हैं। ये अशार हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप तसव्वुर हरकत बना सकते हैं कि ज़िंदगी हरकत का नाम है और मुसलसल आगे बढ़ने का नाम है। इसमें जो है वो इकबाल का ये शेर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो सब चाहते हैं कि मुसलसल चलने का नाम है, थमने का या रुकने का नाम नहीं है। इसलिए आतिश की जो गज़ल है उनमें हमेशा हमें हरकत का तसव्वुर ख़ासा नुमायाँ नज़र आता है। और जो है इसमें अल्फाज और तरकीब जो है उनके तसव्वुर हरकत को ज़्यादा वाज़िया करते हैं। इनकी गज़ल में काफ़िले और कारवां चलते हैं, काफ़िलों का चलना और आगे बढ़ना हरकत का अमल, और ये अमल इनकी गज़ल में जारी और सारी है। जैसे इनकी गज़ल के कुछ अशार नीचे आप देख रहे हैं। आतिश जो है अपने ना रुकने की वजह जो है गर्दिश दौरान को भी करार देते हैं। डॉक्टर सादुल्लाह कलीम अपनी किताब उर्दू गज़ल की तहज़ीब और फ़िक्री में आतिश के तसव्वुर हरकत पर रोशनी डालते हुए कहते हैं
इसी तरह कहा जाता है कि इंसान जो है वो फितरत की कमान से निकले हुए तीर की तरह है, जो एक बार निकल गया और लौट कर नहीं आ सकता। ये अशर शेर आप यूज़ कर सकते हैं। और आतिश की जो गज़ल है, उस आतिश के जो बारे में जो है वो ये है कि हमें मायूसी और उनकी शायरी में ये चीज़ें नहीं मिलती, हमें उनकी शायरी में हिम्मत अज़म और जो है वो पुख्तगी और ये चीज़ें हमें मतलब नज़र आती हैं हर जगह पे। इसी तरह कदीम के रदीफ़ से आतिश के कुलियात में 2 गज़लें हैं जिनमें मजमूई तौर हरकत का मिलान साफ ज़ाहिर है। यानी आतिश की गज़ल में थम जाने की वो नहीं है। उन्होंने कहा कि हरकत के थम जाने का जिक्र सिर्फ इसी सूरत में है कि या तो पाँव सो गए हैं या कदम रफ्तार भूल गए हैं, वरना सूरत हाल ये है। ये अशार हैं, वो हरकत बराए हरकत का तस्वुर है आतिश का जो है, और बगैर किसी हदफ या मंजिल के ऐसे मकामात पर यूँ लगता है कि जैसे हरकत हर जानदार शय की फितरत हो, या बेमंजिल हरकत का तस्वुर आतिश का मुस्तकिल तस्वुर नहीं। ये देखिए, ये सारे आतिश का आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे इश्क के बुनियादी मुहर्रिक के ज़ेर असर दायरे में इज़्तिरारी हरकत का रुझान वाज़ेह होता है। इस दायरे की हदूद कहीं कहीं बहुत वसी भी हो जाती हैं, लेकिन मस्ती रफ्तार का आलम वही रहता है। ये देखें, ठीक है। ये आप सारा लिख सकते हैं कि आसमान को हसार कर लेने के बाद शायर कभी इस दायरे को तोड़कर इससे बुलंद तर किसी सतह पर अपने तवाफ़ के अमल को जारी रखना चाहता है। ये सारे अशार भी हो गया। और अब जो मेन पॉइंट है, लखनवियत और दहलियत का रंग। आतिश को जो है वो नकादों ने ज़्यादा लखनवी तहज़ीब का नुमाइंदा करार दिया है। अगर हम आतिश के कलाम का गैर मुताला करें तो इनकी शायरी में लखनवी दबिस्तान के साथ साथ दहलवी दबिस्तान के अनासिर भी नुमाया नज़र आते हैं। आतिश जहाँ अपने महबूब की चोटी मसी होंठों और साकिब लोरेन चहज़कन और दराज़े गेसुओं का जिक्र अपनी शेर ज़ुबान से करते हैं, वहाँ दुनिया की बेसबाती तवक्कुल कायनात फ़िक्र कब्र की वहशत और इंसानी भाईचारे और रवादारी के मज़ामीन में बांधे जाते हैं। ये सारा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अशार, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका बन सकता है खारजियत। आतिश के जो कलाम है ना, उसमें जहाँ दाखिलियत है वहाँ उनके खारजियत के नासिर भी पाए जाते हैं उनके कलाम में। शेर की ज़ाहिरी शक्ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, सलासत की जगह बनावट और आग की जगह वाह को हासिल की थी। जज्बात और एहसासात का गला घोंट कर खारजी मौज़ूआत और मज़ामीन बनाए जाते थे। ठीक है। इसी तरह जो है वो गैर रफ्ता रफ्ता इक़दार के ईवानों की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। ये मुआशरा खोखला हो रहा है। तवाइफ मुआशरे के अहम तरीन किरदार के रूप में सामने आई। शुरफा और उमरा अपनी बेटों को तहजीब सिखाने के लिए बालाखानों पर भेजते थे। ये देखिए, इसी तरह जो है वो आतिश के जो है उसमें खारजियत का जो है वो आंसर ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये लखनऊ के आम दबिस्तान से अक्सर अलग और जुदा है। आतिश जो है वो सती जज्बात निगारी से गुरेज करते हैं, घटिया और पस्त मज़ामीन नहीं बांधते और मुहिज़ अल्फाज के तोते मैना नहीं बनाते। इनके यहाँ ज़िंदगी का तंतना मौजूद है, उम्मीद और रजायत इनके कलाम का खासा है। इसी तरह खलीलुर रहमान आज़मी ने जो है वो ये सब कुछ कहा था इनके बारे में। और आतिश अपनी क़ुव्वत शामिया और क़ुव्वत बासरा से खूब काम लेते हैं। देखिए, मैंने ख्याल काफ़ी इस पॉइंट में काफ़ी जो है वो अशार आ गए हैं, जिसको आप इसमें और जो पहले मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा कलंदराना और दरवेशाना रुझान। तो अगर हम आतिश के हालात और उन पर नज़र दौड़ा जाए तो हमें पता चलता है कि आतिश जो है ख्वाजा सादों और सूफियों के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बावजूद जो है वो पीरी मुरीदी ये सब कुछ था उसमें। तो जो आतिश है उन्होंने जो है सरकार दरबार के बेशकीमत कालीनों पर बैठने की बजाय अपनी कनातियत के बोड़े पर बैठना ज़्यादा पसंद किया था। और खलील और रहमान आज़मी के जो राय के मुताबिक वो ख्वाजा सादों के ख़ानदान से थे। दरवेशी की रवायत सदियों से इनके खून में चल रही थी। और जो है ये एक दरवेशी और सूफ़ी या जोगी की रियासत या कारोबारी हस्ती से भागकर रहबानियत के साए में पनाह लेने का बहाना नहीं, बल्कि ये एक खुददार इंसान की अकड़ थी जो ज़माने के आगे इस पर नहीं डालना चाहता था। आतिश की इस वजह ने इनको वो लबो लहजा दिया जो सिर्फ इन्हीं से मखसूस है। ठीक है, यानी कि कलंदराना और दरवेशाना रुझान था इनका। फिर आतिश ने अपने दौर के इक़दार को ठुकराया। इसका नफसियाती पहलू शायद यह है कि वह ज़माने की निगाहों को नहीं देखता, बल्कि उन्होंने लखनऊ की मसनूई और पुरतसना अदबी फ़िज़ा में अपने कलंदराना मसलक के फूल खिलाए। ये आतिश के पॉइंट्स हैं सारे। नेक्स्ट हेडिंग है हुस्न जमाल का तस्वुर। यहाँ से आप हेडिंग्स वगैरह भी यूज़ करके कुछ रॉबर्ट मटेरियल लेकर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
और उर्दू गज़ल में जो है अल्लाह ताला की सिफ़त हुस्न को बढ़ता है। अल्लाह ताला की ये सिफ़त हमारे सूफियाना अदब का हिस्सा रही है। आतिश ये बात बखूबी जानते हैं कि अल्लाह ताला ज़ात खुद हुस्न है और हुस्न जमाल को तख्लीक करने वाला भी वो खुद ही है। वही एक ज़ात है जिसने इंसान को हुस्न की तरफ राग़िब होने का और इसका अदरा करने की क़ुव्वत बख्शी। आतिश की गज़ल का जब हम मुताला करते हैं तो हमें हुस्न का एक मफ़हूम तो मिजाज के हवाले से समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी नूरानी फ़िज़ा आँखों के सामने आती है कि अल्लाह नूरुस समावात की खुशबू क़ल्ब व ज़हन को मुअत्तर करती जाती है। इसी तरह इससे रिलेटेड अशार हैं और मुस्तहिफ़ तलावत ईमान नूर कबर रोशनी यासीन और सूरह यूसुफ जैसे अल्फाज से एक नूरानी फ़िज़ा उभरती है। तो डॉक्टर सादुल्लाह कलीम आतिश के जो तसव्वुर हुस्न है उसके बारे में कहते हैं कि आतिश के तसव्वुर हुस्न में एक और पहलू भी काबिल तवज्जो है। इसकी गज़ल में हुस्न का दर्जा इश्क से बुलंदतर है। हुस्न मखदूम है तो इश्क खादिम, हुस्न सुल्तान है तो इश्क की हैसियत इसके दर पे गदा सी है। इस तरह एक पहलू की अहमियत इस वक्त और बढ़ जाती है जब हम हुस्न को इसकी सोयत में अपनी इंतहा पर अल्लाह ताला से मरबूत फ़र्ज करते हैं। इस बात की दलील है कि हुस्न इश्क के इस इम्तियाज़ से बाहमी का इसे शऊर रहा है होगा जिसका ज्वालो इस रोशनी आतिश ने देखी है। और नेक्स्ट हेडिंग बन सकती है तसव्वुर इश्क। तसव्वुर इश्क से मतलब है कि अल्लाह ताला हुस्न का ताल्लुक चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात से है और इश्क का ताल्लुक इंसान से, इसलिए आतिश के नज़दीक इश्क की हैसियत एक गदा की सी और हुस्न एक सुल्तान है। ठीक है, क्योंकि इश्क जो है वो इंसान से उन्होंने उसके तशबीह किया, उसको ताल्लुक़ किया है, तो इसलिए उन्होंने इश्क की हैसियत गदा की रखी है और हुस्न उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब किया, इसलिए उसकी हैसियत एक सुल्तान की है। तो आतिश की जो है वो इश्क़ शायरी लखनवी दबिस्तान से मुख्तलिफ है। इनकी इश्क़ शायरी में इब्तदाल और पस्ती नहीं पाई जाती। आतिश को महबूब की जुल्फ़ का जिक्र भी करते हैं तो इसमें आमियानापन पैदा नहीं होने देते। और आतिश का जो कलाम है उसमें इसी तरह जो है आतिश के कलाम में जिस्म और जिन्स दोनों है, लेकिन दोनों में एक सेहतमंदाना रुझान है, कहीं शौक़ियत का एहसास तो नहीं। आतिश की इश्क़ शायरी नाकामियों और नामुरादियों की दास्तान नहीं है, क्योंकि आशिक का जो हमने इनका जो है आतिश की जो हमने पीछे भी जैसे पढ़ा है कि ये जो है वो मायूसी और उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि ये हौसला और हिम्मत की शायरी की तरफ इनका है। इन्होंने हिम्मत और हौसले उस पर अशार लिखे हैं, मायूसियों की तरफ के नहीं लिखे। इसी तरह जो है वो इश्क इंसान में कुछ ऐसी सफ़ात पैदा करके इसकी शख्सियत की तकमील भी करता है और जो है कुदरती तौर पर इंसान में जो है वो सब्र, तवक्कुल और हौसला इस तरह की सफ़ात पैदा हो जाती हैं। गरूर के मुकाबले में इज्जत, इनकिसार और नाज के मुकाबले में नयाज का पैदा हो जाना भी कुदरती अमल है। दाखिली नरमी और गदाज और सोच और दर्दमंदी में भी इश्क की देन है, असर पजीरी की सलाहियत बढ़ जाती है। इसी तरह एक नेक्स्ट आप हेडिंग बना सकते हैं मुसव्वरी की। तो मुसव्विर जो है जिस तरह एक मुसव्विर अपने ब्रश और रंगों से कोई ना कोई तस्वीर और वो चीज़ें बनाता है और उसको एक खूबसूरती उसमें पैदा करता है, इसी तरह आतिश ने जो है वो अल्फाज से ऐसी तस्वीर बनाते हैं तो तस्वीर जो है मोहिज़ तस्वीर नहीं रहती, बल्कि इनके गहरे एहसास, तख़य्युल और जज्बे की अक्कास बन जाती है। ठीक है, इसी तरह आल अहमद सरवर आतिश की मुसव्वरी के बारे में भी उन्होंने ही कहा है। इसी पॉइंट में आतिश की मुसव्वरी में आप जो हैं ये अशार यूज़ कर सकते हैं। आतिश जो है इनके यहाँ जो है हुस्न की मुसव्वरी में एहसास का रंग ज़्यादा आता है। यहाँ एहसास वारदात इश्क को कैफ और सरमस्ती बना देता है। मीर के यहाँ इश्क एक आज़ाद है, मगर आतिश के यहाँ ये एक शराब है, ये खुशबू, एक चांदनी, एक रक्स, एक वजद की शय है। इश्क मावराई नहीं, इसमें जिस्म की आँच, अज़ा की नकूश, जमील ज़ख्म की महक, जज्बे की गर्मी और ज़ौक़ व शौक़ की लज्जत है। ठीक है, ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसमें पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इखलाकी शायरी के हवाले से। लखनवी दबिस्तानों के शायरों के नज़दीक जो है शायरी गुल बुलबुल, राग व रंग, रबुर सार और हवसमंदी का नाम थी, जबकि आतिश के नज़दीक जो है शायरी चीज़ें दगर थी, लेकिन वो गमे जाँ और तसव्वुर जाना के असीर थे। लेकिन आतिश ने अपनी शायरी को इखलाकी तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। यही वजह है कि वो अपने दौर के शोरा से एक बुलंद मुकाम मरतबे पर फाइज़ हैं। आतिश इखलाकियात के मज़ामीन पर जोर देते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को इस अंदाज से पेश करते हैं। ये अपने अशार में उन्होंने सब कुछ बयान किया है। इसी तरह जो है वो प्रोफेसर वक़ार अज़ीम आतिश की अखलाकी शायरी के बारे में कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि तहज़ीबी माशरे में बुलंद तर फ़ितरतें रखने वाले ज़िंदगी को निशात व तर्ब के रंगों में डूबा हुआ समझने के बावजूद ये महसूस करते थे कि ज़िंदगी बास तहज़ीबी और अखलाकी कदरों की पाबंद और पैरवी के सहारे कायम है। ये इसी तरह आप इस पूरे पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जो इंसानी ताल्लुकात में कदम कदम पर ऐसी सूरत इख्तियार करता है कि जी चाहता है आदमी बस इस ज़िंदगी को अपना ले और इसके अपना
लेने में जिस्म जान दोनों के लिए सुकून है। वज़नदारी, मुरव्वत, अदब और लिहाज की ये कदरें आतिश की शायरी में जगह जगह उभरती हैं। ज़िंदगी के मकाम मामलात में लखनवी कल्चर की अखलाकी रुख की बड़ी वाज़ेह और दिलकश तस्वीर दिखाई देती है। ठीक है, ये कुछ अशार हैं इसमें। और इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट बन सकता है वो ज़ुबान और बयान। लखनवी दबिस्तान के शायर फ़ारसी तरकीब का इस्तेमाल कसरत से करने लगे। वो अपने शायर को मरसिया करने के लिए दुराज कार तशबीहात और इस्तारात का सहारा लेते हैं। ये इस दौर की बात थी जब लखनवी ज़ुबान अपने अरूज पर थी। दरबार सरकार भी शायरों की सरपरस्ती करते थे। लखनऊ वालों को अपनी ज़ुबान पर नाज था और जिद्दत और नदरत पर फरिफ्ता थे, इसलिए इनके यहाँ बेजोड़ फ़ारसियत और अरबियत की मिसालें आम थीं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बन सकता है वो बनता है लफ्ज़ी बाजीगरी और ख्यालबंदी। लखनऊ के शायर अल्फाज के साथ खेलने को अपनी शायरी का बहुत बड़ा कमाल समझते थे, यानी सनतों के इस्तेमाल और दरास्त तशबीहात और इस्तारात के इस्तेमाल को वो यद तुला रखते थे। मुहावरात को शेर में जगह देना उनकी बाएं हाथ का कमाल था। और वैसे मतलब इस शेर में जो है वो मुहावरे की जगह बन रही हो या ना बन रही हो, वो कहीं ना कहीं मुहावरे का पेमेंट ज़रूर लगा देते थे। इसी तरह जज़्बात और एहसासात इन्हें इतना सरोकार नहीं था जितना ज़ुबान से था। इस पर पुरतकल्लुफ़ ज़ुबान और बयां की बदौलत इनके पंदार का सनमकदा बारोनक था। और नेक्स्ट जो है वो आतिश की मरसियाकारी का जो है वो बन सकता है पॉइंट, और ये तकरीबन हमारी इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। आतिश की शायरी के मुतालिक एक आम राय ये भी है कि वो अदाए मतलब और तर्ज़ कलाम में सफाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। कलाम बुलंद मज़ामीन से खाली नहीं, या तर्ज़ बयां साफ़ है, सीधी सी बात को पेच नहीं देते थे, आबे हयात आज़ाद। और अगर गौर से देखा जाए तो ये सब बातें आतिश के तर्ज़ अदा के मुतालिक हैं और सही भी हैं, मगर एक तो ख़ुद आतिश अपने तर्ज़ अदा के बारे में मुख्तलिफ राय ज़ाहिर करते हैं। वो अपनी शायरी को मरसियाकारी और फ़िक्र रंगीन वगैरह के अल्फाज से याद करते हैं। वो इनका कलाम इतना सादा और सपाट नहीं जितना कि इनके ज़माने के हरीफ़ा में बावर कराने की ज़रूरत करते थे। ये देखें, इनके नज़दीक जो है वो शायरी सिर्फ सफाई और सादगी से बात कहना ही नहीं बल्कि तख्लीक और एक मुसव्वरी भी है, जिसके बगैर शायरी जो है वो अपनी वुसअतों से महरूम होकर मुख्तलिफ और मखसूस आम सी बात बनकर रह जाती है। और ये इस तरह इसी से रिलेटेड जो है कुछ इनके अशार हैं। ये देखें, ये भी कुछ अशार इसी से रिलेटेड हैं। और लास्ट जो हमारा इस पे पॉइंट है वो ये है कि शायरी को मुसव्वरी, मरसियाकारी, शिबाकारी, सादा बयानी पर मुश्तमिल समझते हैं। रनाई ख्याल और रंगीन बयानी इनकी शायरी बल्कि अच्छी शायरी के जौहर है। तो तंज़ नाया की गुफ्तगू को वो पसंद नहीं करते। कि हम जो है डॉक्टर अबू लईस सदीकी ने आतिश के बारे में कहा था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।